नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है और उस पैसे को बढ़ाना भी चाहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एस्ट्रोलॉजी में यानी ज्योतिष में हमारे पास में काफ़ी ऐसी सटीक और प्रूवन टेक्निक्स हैं जिनसे हम हमारी वेल्थ को, हमारी मनी को कंट्रोल कर सकते हैं और उसको ग्रो कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं वही रिसर्च बेस्ड कंटेंट आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। और देखिए दोस्तों, मैं क्योंकि खुद एक रिसर्चर हूँ, इसलिए मैं कोई भी हल्का कंटेंट नहीं लाता। मैं पूरी गहरी छानबीन करके, गहरा शोध करके लाता हूँ। तो इस चैनल पर आप जब आते हैं तो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को तुरंत ऑन कर दीजिए ताकि इस सीरीज़ की अगली वीडियोज़ भी आपको मिल सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में बेसिकली हमारे जो हाउसेस हैं उनमें कुछ हाउसेस ऐसे हैं जो कि हमारी वेल्थ को गवर्न करते हैं, पैसे को गवर्न करते हैं। अब वो हाउसेस कौन कौन से हैं और हमें अपनी कुंडली से उन हाउसेस को किस तरह से मैनेज करना है ताकि हमारे पास पैसा आए और खूब सारा पैसा आए और वो रुका भी रहे और बढ़ता रहे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बस ध्यान से देखते रहिएगा क्योंकि एक चीज़ मैं आपको कह देता हूँ कि नॉलेज कभी भी ईजी नहीं होती है। तो अगर आप ये वीडियो बोरिंग लगती है तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कोई हंसी मजाक वाले, हाँ हाँ ही करने वाले वीडियोस देख के मनपसंद बहला सकते हैं। लेकिन अगर आपको सचमुच में गहराई से फ़ायदा देने वाला कंटेंट चाहिए तो आपको इस चैनल पे हमेशा मिलेगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो बर्थ चार्ट है उसमें बेसिकली होता क्या है। और क्योंकि ये मैं आपको सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ तो आप इसकी पूरी मेरी वीडियो सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा, तभी आपको उसका फ़ायदा होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि यहाँ आप देखेंगे कि मैंने किसी की एक कुंडली खोली हुई है और वो कुंडली जो है उसमें आप देखेंगे कि एक बर्थ चार्ट है और एक आपका नवांशा चार्ट है। तो बेसिकली हमें देखना होता है जो लग्ना चार्ट जिसको कहते हैं, यानी कि बर्थ चार्ट जिसे कहते हैं, उसको हमें खास तौर पे देखना होता है। और अभी मैं बात कर रहा हूँ पाराशरी ज्योतिष की। और पाराशरी ज्योतिष में क्या होता है दोस्तों कि हमें तीनों चीजें करानी पड़ती है। इसमें हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो आपका बर्थ चार्ट है वो क्या कह रहा है और आपका जो लगभग बाकी के चार्ट है उसकी दशाएं वगैरह क्या कर रही है। हम केपी वगैरह भी कवर करेंगे, लेकिन अभी पहले हम पाराशरी पे चलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए कि इसमें ये जो लग्न चार्ट है, इस लग्न चार्ट में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या है, धनु लग्न है यानी कि सेजिटेरियस। और पहले हाउस के अंदर सैटर्न विराजमान है। पहला हाउस दोस्तों किस चीज का होता है, ये होता है अपना खुद का सेल्फ, अपनी खुद की पर्सनैलिटी का। एंड जो सेकंड हाउस है विच इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मनी, ये धन का है। अब मैं आपको इन सारे हाउसेस में लेके जाऊं उससे पहले आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं कि ये हाउसेस किस तरह से काम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ देखिए कि ये जो है, यहाँ आप ये देख रहे हैं मैंने एक कुंडली जो है उसके डिपार्टमेंट जो अलग अलग होते हैं उनकी डिटेल्स लिखी हुई है। तो जो फर्स्ट हाउस होता है आपका, दैट हाउस इज नोन एज तनु। तनु मतलब होता है बॉडी, तन मतलब बॉडी। तो पहला हाउस जो होता है उसमें जो भी प्लेनेट होता है या जो भी राशि होती है वो आपकी पर्सनैलिटी को यानी आपकी बॉडी को रिप्रेजेंट करती है। दूसरा जो हाउस होता है दोस्तों उसे कहते हैं धनु, यानी कि ये हाउस है जहां से धन, मनी जो है उसको आप मैनेज करते हैं। अच्छा, मनी के और भी हाउसेज होते हैं, लेकिन इस हाउस में क्या है, ये वो मनी है जो कि आपकी बैंक में है। ये आपका दोस्तों बैंक बैलेंस वाला पैसा है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सहज, थर्ड हाउस, जो कि आपके एफर्ट्स को शो करता है। चौथा हाउस है, फोर्थ हाउस इसे सुख हाउस कहते हैं, जो कि आपके घर को, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को और आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ हाउस है सुत। सुत का मतलब होता है सन, यानी कि चाइल्ड। तो आपकी जो संतान है उसको फिफ्थ हाउस से देखते हैं। और सिक्स्थ हाउस इज कॉल्ड रिपु। रिपु मतलब होता है एनिमीज, यानी कि दुश्मन। तो जितने भी दुश्मनी है वो सारी की सारी आपकी सिक्स्थ हाउस से देखी जाती है। अब इनके बहुत सारे और मीनिंग भी निकलेंगे जो मैं आपको बताता रहूंगा, बट एनीवेज पहले एक बार इनको कवर करते हैं। नाउ द सेवंथ हाउस विच इज कॉल्ड जाया। जाया कहते हैं फ्रेंड्स पत्नी, यानी कि वाइफ को। तो सेवंथ हाउस आपके लाइफ पार्टनर को या किसी भी तरह के और पार्टनर को शो करता है। नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड एर्थ। एर्थ हाउस इज रंध्र। रंध्र एक्चुअली क्या होता है दोस्तों कि ये रंध्र वैसे तो छिद्र को कहते हैं, लेकिन हमारे सिर के ऊपर जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है खोपड़ी पे उसको हम ब्रह्म रंध्र बोलते हैं वहाँ पे। तो ये माना जाता है कि जो इंसान खत्म होता है तो वहाँ से उसकी आत्मा का विसर्जन
होता है। बट अगर यहाँ बात करें इस 8th हाउस की, तो 8th हाउस इज ऑल अबाउट सीक्रेट्स। तो दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट है वो है आपके मृत्यु, यानी कि डेथ। तो 8th हाउस जो है वो डेथ की तरह से ही सीक्रेट्स का हाउस है, तो इसे मृत्यु घर भी कहते हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी जो रहस्य है जिसको आज तक कोई सुलझा नहीं पाया वो डेथ है। तो यहाँ पर सारे रहस्य आते हैं फ्रेंड्स। तो जितनी इन्वेस्टिगेशन होती है, जितना रिसर्च होती है, वो सब 8th हाउस से देखते हैं। 9th हाउस पे आते हैं, तो ये हाउस किसका है? धर्म का, यानी कि आपके जो ट्रेडिशन से जो धार्मिक काम चलते आ रहे हैं, जो आपका डीएनए है, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जिस डॉक्ट्राइन को, जिस फिलोसफी को आप फॉलो करते हैं, दैट इज 9th, दैट इज कॉल्ड धर्म स्थान। नेक्स्ट है दोस्तों, दैट इज कर्म स्थान। कर्म स्थान जो 10th हाउस है, वो आपके ओवरऑल कर्म को प्रेजेंट करता है कि आप क्या काम करोगे, किस तरह से करोगे, और सबसे बड़ी बात है कि आप किस चीज के लिए जाने जाओगे। What will be your professional identity that would be defined by house number 10। अब आते हैं नेक्स्ट 11th हाउस पे। 11th हाउस दोस्तों जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट हाउस माना जाता है आज की तारीख में, क्योंकि ये हाउस क्या है? आय। और आय का मतलब होता है इनकम, यानी मनी, यानी कि आने वाला धन, यानी कि ग्रोथ, यानी कि एम्बिशन, यानी कि अचीवमेंट्स, ये सब कुछ 11th हाउस में है। और दूसरा नेक्स्ट जो लास्ट हाउस है, दैट इज 12th हाउस, विच इज कॉल्ड व्यय। व्यय का मतलब स्कूल की बुक्स में कभी पढ़ा हो तो आपको पता होगा, आय और व्यय। व्यय का मतलब होता है खर्चा, एक्सपेंसेस, लॉसेस, ये सारे के सारे 12th हाउस से देखे जाते हैं। अब बात करते हैं कि जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो इनमें से हमारी वेल्थ के लिए कौन कौन से हाउसेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उनको हमको कैसे स्टडी करना होता है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो हाउस है दोस्तों, वो है आपका 2nd हाउस, ये वाला। ये हाउस क्या शो करता है? ये आपका बैंकेबल पैसा शो करता है, मतलब जो पैसा आपका बैंक पे रखा हुआ है या जो आपके पास में रेडीली अवेलेबल मनी है, दैट इज 2nd हाउस से उसको देखा जाता है, क्योंकि वो क्या है? वो एक तरीके का रिसोर्स है आपका। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, वो है 6th हाउस। 6th हाउस जो है वो रिपू का है। रिपू मतलब दुश्मन होता है, लेकिन 6th हाउस से सर्विसेज को भी देखा जाता है। तो यहाँ से वो पैसा देखा जाता है जो आप कोई सर्विस देते हैं और उस सर्विस के बदले में आपको मनी मिलती है। तो वो हाउस, वो जो पैसा है वो होता है आपका 6th हाउस वाला पैसा। मान लीजिए एक आप एक डॉक्टर हैं और आप क्लिनिक में कंसल्टेंसी देते हैं, तो सामने वाला जो है वो है आपका कस्टमर। तो जो कस्टमर से जो पैसा आ रहा है, यानी जो पेशेंट से जो पैसा आ रहा है, दैट इज द हाउस नंबर 6 का पैसा। तो आज ये सबसे इम्पोर्टेंट हाउस क्यों माना जाता है? क्योंकि जो कुछ भी आज कर रहे हैं, एवरीबडी इज डूइंग सम सॉर्ट ऑफ सर्विस। तो जैसे कोई एस्ट्रोलॉजर है तो वो कंसल्टेंसी देता है, जैसे कोई डॉक्टर है तो वो मेडिकल कंसल्टेंसी देता है, टैक्स कंसल्टेंट है तो वो उसकी एडवाइस देता है, जोमेटो है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये भी तो सर्विसेज ही दे रहे हैं ना। जोमेटो कौन सा अपना खाना बनाता है? नहीं ना। तो 6th हाउस इज ऑल अबाउट सर्विस से आने वाला पैसा। और नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उनमें से एक हाउस है 7th हाउस। नाउ 7th हाउस और 6th हाउस में डिफरेंस क्या है? जहां 6th हाउस सर्विसेज का पैसा है, वहां ही 7th हाउस जो है वो है आपका बिजनेस का पैसा, बिजनेस वाला। तो जब भी कभी बिजनेस की बात होती तो हम किसको देखते हैं? हम देखते हैं 7th हाउस को। और जब भी कभी सर्विस की जॉब की बात होती तो हम देखते हैं 6th हाउस को। नेक्स्ट दोस्तों क्या है कि इन दोनों को कंबाइन करके जो ओवरऑल आप जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, वो है आपका 10th हाउस, दैट इज कर्म हाउस। ये प्रोफेशन का सबसे बड़ा हाउस है। आप जिंदगी में क्या प्रोफेशन करेंगे, और चाहे पैसा कमाने के लिए या इज्जत कमाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, आप जो भी कुछ करते हैं वो यहाँ से देखा जाता है। तो फ्रेंड्स 10th हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये सारे हाउसेस जुड़े हुए हैं आपस में। और इसके बाद में जब 10th हाउस के बाद में जब आप कर्म करते हैं अपने प्रोफेशन में, आप जब मेहनत करते हैं, तो 11th हाउस जो है वो क्या देता है आपको? पैसा। 11th हाउस इज योर इनकम। अब आप ना थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, मैं जरा आपको थोड़ा समझा दूं। 11th हाउस इज इनकम एंड 12th हाउस इज एक्सपेंसेस। तो ये सब कुछ पैसे की टर्मिनोलॉजी हो गई ना। अब आप इसकी साइकिल को देखिए। साइकिल किस तरह से होगी कि सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं, ठीक है? 6th हाउस से मान लीजिए आप एक जॉब करते हैं, ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। मान लीजिए आप एक जॉब करते हैं, तो जॉब कहां से देखेंगे? जॉब को देखेंगे 6th हाउस से। जब जॉब आप करते हैं तो
उसके बाद में उस जॉब की वजह से आपकी एक आइडेंटिटी बनती है, आपकी एक प्रोफेशनल पहचान बनती है, जिसको आप कहाँ से देखते हैं? 10th हाउस से। ठीक है, जब आप जॉब करते हैं, प्रोफेशनल पहचान बनती है। मान लीजिए आप एक टीम लीडर हैं, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, या फिर आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, पॉलिटिशियन हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, कुछ भी हो, जो भी आप करते हैं, यू आर नोन बाय द हाउस नंबर 10। तो जब 10th हाउस का आप काम करते हैं तो 11th हाउस से आपको क्या होता है? आपको होती है इनकम। ये कहाँ से होती है? 11th हाउस से। ठीक है फ्रेंड्स, और जब 11th हाउस से इनकम होती है तो उस इनकम में से आप क्या करते हैं? एक्सपेंसेस। भाई जब पैसा आएगा तभी तो खर्चा करोगे ना, तो खर्चा कहाँ से हो रहा है? 12th हाउस से। और जब आपने इनकम हुई, उसमें से एक्सपेंसेस को आपने खर्चा माइंड निकाल दिया, तो अब आपके पास में क्या बच गई? अब आपके पास में बच गई सेविंग्स। सही है ना? तो सेविंग्स जो है वो हम देखते हैं हाउस नंबर 2 से। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये पैसे का मूवमेंट होता है। तो जो भी सेविंग्स है जो बैंक में गई है वो हाउस नंबर 2 में गई है। तो आपका साइकिल किस तरह से चलेगा कि आप 6th हाउस से जॉब को देखेंगे, 10th हाउस से आप जॉब में क्या काम कर रहे हैं उसको देखेंगे, 11th हाउस से उस काम के बदले में आपको जो पैसा मिल रहा है वो आएगा, और 11th हाउस से जो आपको इनकम हुई है उसके बाद में आप जो खर्चा करेंगे वो 12th हाउस से देखेंगे, और 12th हाउस से खर्चा देखने के बाद में जो पैसा बचेगा वो सेविंग कहाँ जाएगी? हाउस नंबर 2 में। और जब हाउस नंबर 2 में जाएगी उसके बाद में आप उसको अलग अलग जगह खर्च कर सकते हैं। मतलब आप सेविंग तक यहाँ तक लेके आएंगे, फिर जो आप खर्चा करेंगे वो भी हम अलग देखेंगे। बट ये साइकिल चलेगा 6 to 10 to 11 to 12। अब ये तो हो गया आपका हाउसेस की अंडरस्टैंडिंग। अब इसमें किस हाउस में किस तरीके का पैसा लगाने से कैसा फायदा होगा, कैसा नुकसान होगा, ये दोस्तों हम आने वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ, और इसी के नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही आपसे मिलता हूँ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। जल्दी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि वैदिक ज्योतिष की और फाइनेंशियल वर्ल्ड की कंबाइंड नॉलेज मैं आपको देने वाला हूं, जो आपको कोई भी कहीं पर भी इतनी ऑथेंटिसिटी और रिसर्च के साथ में देगा, ऐसा मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर दिया। सी यू, थैंक यू, टेक केयर।